आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 22. So the following items in the balance sheet as at 31st March 2022 as per division 1 scheduled trip part 1 of the company act 2013. ठीक है. Sundry debtors कहाँ जाएगा? हम बताएंगे तुम बताएगा? ट्रेड रिसीवेबल. थोड़ा बोला ना, आइडिया. ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा. ठीक है ना. बिल्स रिसीवेबल भी सेम उसी में जाएगा. स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्रीज, लूज टूल्स, इन्वेंट्रीज, कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ठीक है ना. ये भी सेम. मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस में आएगा ना. माइनस करंट लाइबिलिटीज. करंट क्या होता है? वो करंट ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आ गया. ठीक है ना. ठीक है. करेंट करेंट देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 1. ये नोट नंबर 1 यहाँ पे आ गया. ठीक है ना. नोट नंबर 2. अब देखो ये भी सीरियल वाइज लिखना पड़ेगा. तुम लोग को ऊपर नीचे नहीं कर सकता. इन्वेंटरीज ऊपर लिख दिया, ट्रेड रिसीवेबल नीचे लिख दिया, वैसे नहीं होगा. ठीक है ना. पहले करंट इन्वेस्टमेंट आ गया. मार्केटेबल सिक्योरिटीज वाला इन्वेंटरीज में आ जाएगा. इन्वेंटरीज क्या है? इन्वेंटरीज में ये दो चीज ऐड होके आ गया पूरा 8,30,000. ठीक है. ट्रेड रिसीवेबल में 5,20,000 कहाँ आया? ये दोनों ऐड करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये ऐड करके आ गया. ठीक है. शेयर कैपिटल दिया, शेयर कैपिटल में जाएगा. ठीक है. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ जाएगा रितिका? रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स मतलब जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, वो सब जो है रिजर्व आ गया. सरप्लस मतलब प्रॉफिट. तो जो भी प्रॉफिट होगा वो सरप्लस के अंदर में आता है. तो दोनों को मिला के एक ही नाम लिख दिया, रिजर्व एंड सरप्लस. ठीक है ना. सिक्योरिटीज प्रीमियम ये भी रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाएगा. इन्वेंट्री में जाएगा. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये सिक्योरिटीज प्रीमियम से माइनस होके बाहर आएगा. ठीक है ना. याद रहेगा. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या एक्सपेंसेस होता है? बताया जा शायद क्या होता है बताओ. अलग खर्चा. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो खर्चा हो गया वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया. तो ये क्या होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम से माइनस होके 1.5 लाख से माइनस होके बाहर आ जाएगा. प्रोविजन फॉर टैक्स ये यहाँ पे वर्ड ही आ गया प्रोविजन, तो ये प्रोविजन में चला जाएगा. ठीक है. गुडविल इंटेंजिबल एसेट है. ठीक है ना. आ गया शेयर कैपिटल. रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व एंड सरप्लस आ गया. लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा. शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ये टैक्स वाला प्रोविजन आ गया. शॉर्ट टर्म टैक्स का प्रोविजन है. टैक्स तो आने वाला 1 महीना या 2 महीना में पे कर ही देगा. तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं होता कभी भी टैक्स का. 1 महीना 2 महीना में देना ही पड़ता है. शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो जाएगा. ठीक है. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कुछ नहीं है. इंटेंजिबल एसेट में आ गया ये. करंट इन्वेस्टमेंट में इन्वेंट्री दिया भाई है. ठीक है. अच्छा यहाँ पे पूरा नहीं बनाया. देखो ना यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 लिख के छोड़ दिया. जो नहीं है वो जीरो है उसको छोड़ ही दिया ना. लिखने का दरकार नहीं है. बस इसका मतलब ये नहीं कि रिजर्व एंड सरप्लस को ऊपर लिख देगा, शेयर कैपिटल को नीचे लिख देगा. वैसे मत करना. ठीक है ना. ऐसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यहाँ पे तो नहीं लिखने से भी चल जाएगा तुम लोग को. ये देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है अपना 1,50,000 उसमें से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस करके बाहर आया. ठीक है. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस 70,000 ये कहाँ आएगा रितिका? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है. रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा 9% डिवेंचर्स. गुड. लॉन्ग टर्म बोरोइंग. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम से माइनस होकर बाहर आ जाएगा. ठीक है. बट सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो माइनस लिख दो खाली. ठीक है ना. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ 9% डिवेंचर्स अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन द नेक्स्ट 3 years. ट्रेड रिसीवेबल अपना वो क्या हो गया? ट्रेड रिसीवेबल में ही आएगा. लिख ही दिया डायरेक्ट नाम, कोई दिक्कत नहीं. इन्वेंट्री में आएगा. ठीक है. शॉर्टनिंग ऑफ बैलेंस शीट इज नॉट रिक्वायर्ड. रिजर्व एंड सरप्लस -50,000 लिखा है यहाँ पे.
क्यों? उसके लिए वो जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस था ना, अच्छा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना और माइनस, ये तो माइनस में हो जाएगा, 1/20 तो सिक्योरिटी प्रीमियम से माइनस होगा। और प्रॉफिट में कितना है, तो नेट लॉस कितना हुआ, मतलब +70,000 माइनस 1,20,000, तो -50,000 हुआ। ये रिजर्व सरप्लस में बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में तो दिया हुआ ही है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू 45,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट अपना क्या है, एक्सपेंस, डिवेंचर अपना क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए, है कि नहीं। लॉन्ग टर्म मान लो कि 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल ऐसे होता है, और ज्यादा ही वो हो गया, ठीक। लॉस डबल। तो अब देखो हम लोग कोई भी डिवेंचर्स को इशू किया डिस्काउंट में तो अपना खर्चा है, वही तो। आज हम लोग इशू कर दिया डिस्काउंट में तो इस साल हम लोग का पूरा लॉस हो जाएगा। बट डिवेंचर्स कितना साल के लिए, मान लो कि 10 साल के लिए, तो वो डिवेंचर्स को जो डिस्काउंट वाला पार्ट है उसको 10 साल में डिवाइड कर लो, एवरी ईयर उसको उतना उतना खर्चा ले लो। मान लो कि 10 लाख 1 लाख का हम लोग डिस्काउंट दे दिया, जब डिवेंचर इशू किया था 1 लाख का डिस्काउंट दे दिया, बट वो डिवेंचर्स हम लोग लिया था 10 साल के लिए, तो एवरी ईयर 10,000 रुपीज हटा दो वहां से। ये वो अगर एक बार में 1 लाख रुपए हम खर्चा में ले लेगा तो मेरा लॉस ज्यादा हो जाएगा उस साल का, तो हम क्या करेगा, उसको इक्वली डिवाइड कर देगा ना, इवनली डिवाइड कर देगा एवरी ईयर में। चलो डिवेंचर तो 10 साल का है तो उसका जो खर्चा है वो भी 10 साल में ही जाना चाहिए ना। तो ये जो 1 लाख रुपए है ये एवरी ईयर हम लोग राइट ऑफ करेगा, तो कोई भी खर्चा अगर हम लोग पीएल में नहीं लेते तो कहाँ जाता है, याद करो, रिटायरमेंट या डेथ में करवाया था जीएलपी, याद है, कोई भी खर्चा को अगर हम लोग पीएल में नहीं लेता है तो वो एसेट में दिखाता है, सरेंडर वैल्यू में दिखाता रहा जीएलपी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है ये हम लोग पूरा खर्चा इस साल नहीं लिया तो वो कहाँ दिखाएगा, एसेट साइड में दिखाएगा। अब इसमें भी दो पार्ट आ गए देखो, हाँ, एक तो नॉन करेंट एसेट, ये लॉन्ग टर्म के लिए, और ये करेंट एसेट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए। अब हमको पता है मेरा नेक्स्ट ईयर में हमको डिवेंचर्स में इतना डिस्काउंट मारना है, तो शॉर्ट टर्म हो गया, ठीक है, शॉर्ट टर्म एसेट करंट एसेट में आ जाएगा। और उस 1 साल के बाद और 2 साल हमको और राइट ऑफ करना है तो वो लॉन्ग टर्म हो गया ऑटोमेटिकली, हुआ कि नहीं हुआ। मान लो कि जैसे मान लो कि हमको 30,000 रुपया डिस्काउंट मेरा एसेट साइड में दिखा रहा है, उसमें से हम नेक्स्ट ईयर 10,000 रुपया भुगता देगा, सेकेंड ईयर में 10,000 भुगता देगा, थर्ड ईयर में 10,000 भुगता देगा। 10,000 जो भुगताएगा ये तो पहला साल में भुगता देगा, तो ये करंट एसेट हो गया। अब 1 साल से जो ऊपर होता है वो क्या होता है, नॉन करंट एसेट होता है, तो ऑटोमेटिकली ये और ये नॉन करंट एसेट हो गया, वही चीज आ गया यहाँ पे। 2/3 को ले लिया नॉन करंट एसेट पे और 1/3 को ले लिया करंट एसेट पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन द नेक्स्ट 3 years, समझिए जो आ जाओ 25 नंबर में। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ आएगा रितिका, शेयर्स इन यूबीआई 50,000, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्रीज, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री नहीं होता है क्या, बिल रिसीवेबल, डेटर्स कहाँ आता है, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर 5,000, ये भी तुम्हारा करंट एसेट में आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, करंट एसेट में डाल देना, ठीक है, राइट ऑफ करना। इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ आएगा, शेयर कैपिटल में श्रीराम बंदे तुमको ऐसे शेयर कैपिटल नहीं बोला था। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिजर्व 12% डिबेंचर्स, गुड। शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम एसबीआई, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन बोलो, ठीक है, प्रोविजन आ गया। बिल्स पेबल, हाँ ट्रेड पेबल, अनपेड डिविडेंड, सॉरी करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। कैश एट बैंक, पहला वर्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
कैश नहीं कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट मतलब बैंक में जो मतलब कैश के बराबर जो पैसा है, बैंक में पैसा ही पड़ा है वो तो उसको कैश नहीं बोल सकता ना, और बैंक नहीं बोलता है उसको, कैश इक्विवेलेंट बोलता है, मतलब कैश के बराबर ही हो गया वो तो, ठीक है ना। कैश इन हैंड वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। सन्ड्री डेटर्स, ट्रेड मतलब क्या होता है, ट्रेड मतलब बिजनेस होता है, ध्यान रख लो, ट्रेड मतलब बिजनेस, रिसीवेबल मतलब पाना, ठीक है ना। तो ओवर से बात है, डेटा से पैसा पा रहा है तो बिजनेस का पैसा पा रहा है ना, तो ट्रेड रिसीवेबल में आ गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रेड पेएबल, ठीक है। आ गया शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस में देख लो, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या किया है, देखो कैपिटल रिजम्पशन, रिजर्व लिया, डिस्काउंट ऑन, अच्छा ये डिबेंचर का डिस्काउंट नहीं है, ये क्या है, शेयर्स इशू किया उसका डिस्काउंट है, गलत बोल दिया, ठीक है। ये शेयर्स इशू जो किया उसका डिस्काउंट है, वो तो शेयर्स तो इस बार इशू करी, अब शेयर तो हमेशा के लिए रहेगा ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। डिबेंचर्स को क्या होता है, हम लोग बाद में रिडम्पशन कर देता है, वापस से पे कर देता है। डिबेंचर क्या हो गया, लोन हो गया, एक बार लोन लिया वापस से लोगों को पे कर दिया 10 साल 15 साल बाद, तो डिस्काउंट को हम लोग को भुगताना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो डिस्काउंट हम लोग शेयर्स में दिया है वो तो अपना लॉस ही है, हम लोग को किया था ना, फोर फीचर में किया था, वापस से री इशू कर देता है, डिस्काउंट में कर देता है, वो चीज़ है, ठीक है। तो वो जो डिस्काउंट है फोर फीचर करते समय वापस से हम लोग री इशू कर दिया, तो वो किससे एडजस्ट हो जाता था, कैपिटल रिजर्व से हो जाता था। बट यहाँ पे कोई भी फोर फीचर का नहीं बोला, तो यहाँ पे जो रिजर्व है अपना, जो प्रॉफिट ऑफिट कमाया उसी से माइनस हो जाएगा, ठीक है। 25 जाता, यहाँ पे रिजर्व में 35 जाता, उसमें 5,000 माइनस करके 30,000 आ गया, ये दोनों को ऐड किया तो यहाँ आया 55,000, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में लोन्स का लिया हुआ है, ट्रेड पेबल में सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल लिया हुआ है, अदर करेंट लाइबिलिटीज अनपेड डिविडेंड दिया हुआ है, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आया हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में प्लांट एंड मशीनरी आ गया, ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आ गया, शेयर्स इन एसबीआई लेके रखा है, ठीक है। इन्वेंटरी स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन कैश इक्विवेलेंट, कैश इन एंड कैश एट बैंक आ गया, ठीक है। तो अपना बैलेंस शीट पार्ट खत्म, घर में प्रैक्टिस करना, ठीक है। मेन तुमको ये चीज होना चाहिए कि कौन सा कहाँ आ रहा है, ठीक है ना। और सब चीज याद करने का दरकार नहीं, बैलेंस शीट में बहुत चीजें हैं, सब ज्यादा याद करने का दरकार नहीं है, छोटा तो जो मेन चीज है ना वो याद कर लो, कि इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब कहाँ आएगा, कैश इन एंड कैश एट बैंक कहाँ आएगा, वो सब चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा फर्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था वो बना ले एक बार, यहाँ क्या आता रहा, उतना डिटेल में भी नहीं चाहिए, डेट नहीं आता डिटेल में। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। नॉर्मली जब भी प्रॉफिट होता है तो अपना ये साइड हायर रहता है, ठीक है। तो हम लोग वहां पे क्या लिखते रहे, सेल्स, हम लोग सेल्स नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब बिजनेस का जो ऑपरेशन है उससे हम लोग का कितना रेवेन्यू हुआ, ऑटोमेटिकली सेल्स ही हो गया, ये आ गया पार्ट यहाँ पे। फिर अपना ये पार्ट यहाँ पे बन जाता रहा, फिर उसके बाद यहाँ पे अदर इनकम आता रहा, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब कमीशन रिसीव्ड, ये सब इनकम यहाँ पे आ जाता रहा। तो सेल्स को ऐड किया, अदर इनकम को भी यहाँ पे ले लिया, ये दोनों आ गया, टोटल रेवेन्यू आ गया अपना, ले लिया तो ये ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस में आ जाओ, एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कहाँ पे होगा, देखिए मटेरियल कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम कहाँ पे होता है, जब मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो मेरा क्या मिल है, मेरा मिल है चावल बनाने का मिल है, रॉ मटेरियल्स मेरे लिए क्या होगा, पेडी, धान, धान को हम जितना डालेगा मील में उससे क्या बनेगा, राइस बनेगा, तो रॉ मटेरियल्स क्या हो गया, पेडी हो गया, तो वो कितना कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अच्छा अब मैन्युफैक्चरिंग का बात नहीं कर रहा, ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग का, ये हो गया ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग मतलब बिजनेस कर रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मतलब ये वाला इसका बात कर रहा है, परचेज का, कितना का परचेज कर लिया। बिजनेस दो तरीके का हो सकता है ना, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर अपना ट्रेडिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट नहीं आएगा,
है कि नहीं? चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, चेंजेस ऑफ इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस या स्टॉक इन ट्रेड। फिनिश्ड गुड्स मतलब स्टार्टिंग में मेरे पास कितना बनाया हुआ सामान था, फिर इस साल हम कितना प्रोडक्शन किया, और लास्ट में जाके मेरे पास और कितना सामान है। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स का भी हो सकता है, और जो सामान हम लोग खरीद रहे हैं बेच रहे हैं ट्रेडिंग कर रहे हैं उसका भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। जैसे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे क्या किया ना, यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स के साथ क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिया, यहाँ पे क्या लिख लिया, चेंजेस इन इन्वेंटरीज। चेंजेस इन इन्वेंटरीज मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ले लिया। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में सैलरीज वगैरह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ड क्या दिया, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब जो काम कर रहा है, उन लोग को बेनिफिट का जो एक्सपेंसेस है वो हम लोग बोलते हैं सैलरीज। हम लोग ऐसे फर्स्ट में सैलरीज बोलते रहे, यहाँ पे क्या बोलेगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर आ जाएगा फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम लोग बैंक से कितना लोन लिया उसके अगेंस्ट में हम लोग कितना, मतलब बैंक से कितना फाइनेंस करवाया उसमें हम लोग कितना इंटरेस्ट दे रहा, खर्चा है ना, तो उसको बोलेगा फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है ना। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन कितना हो गया वो आ जाएगा। उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, छोटा मोटा एक्सपेंसेस और रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, वो सब यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। अब ये सारा टोटल करेगा तो टोटल एक्सपेंसेस हो गया। एक तरफ हम टोटल इनकम लिख लिया, एक तरफ टोटल एक्सपेंसेस लिख लिया, मेरा इनकम निकल जाएगा। अच्छा हम लोग ये लिखते रहे ना, हम लोग ये लिखते रहे सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेज, हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट निकलता रहा कि नहीं निकलता रहा। अच्छा सेल्स तो हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख लिया, आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ले लिया वहां पे। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक क्या हो गया, चेंजेस इन इन्वेंटरीज, चेंजेस इन इन्वेंटरी हो गया। और परचेज में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड यहाँ पे आ गया, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सारा आइटम ले लिया कि नहीं ले लिया हम लोग पीएल का, बस फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर लिया। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम्स होता है कुछ बताएगा आगे आ जाएगा, वो माइनस करने से प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, टैक्स देने से पहले का कितना प्रॉफिट है। फिर उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आएगा, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, टैक्स देने का पहले का प्रॉफिट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा ध्यान मत देना है सब। ठीक है, ये सब नहीं चाहिए, ये तुम लोग को आएगा बीकॉम में आ जाएगा। ठीक है ना, हम लोग को ये लेना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया मतलब टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट, टैक्स भी तो अपना खर्चा है। हम लोग 1 लाख रुपए हम लोग का नेट प्रॉफिट कमाया, 1 लाख में 30% तो गवर्नमेंट ही ले लेगा। हम लोग का नेट कितना बचा, 70,000। तो मान लो कि यहाँ पे 1 लाख रुपया आ गया, फिर टैक्स आ जाएगा 30,000। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। टैक्स एक्सपेंसेस ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, इसको माइनस करने से अपना 70,000 आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, ये अर्निंग पर से तुम लोग का रेशियो एनालिसिस चैप्टर में आ जाएगा। ठीक है, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज या अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज। ठीक है, अदर इनकम में क्या आ जाएगा, ये सब बिजनेस को सेल्स को छोड़ के बाकी क्या क्या इनकम है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, कोई भी इन्वेस्टमेंट या एसेट को सेल कर दिया, प्रॉफिट में सेल कर दिया तो वो सब प्रॉफिट आ गया। ठीक है ना, और अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या आएगा, सैलरीज, वेजेस, प्रोविडेंट फंड वगैरह एक्सेट्रा, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, एसेस कैंटीन एक्सपेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है खाली। ठीक है ना, बाकी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस, बैंक उनसे कितना लोन लिया उसमें कितना खर्चा हो रहा है हम लोग का इंटरेस्ट का हर महीना। बोरोइंग कॉस्ट, किसी से दोस्त लोग से उधार लिया उसमें कितना हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहा है वो सब, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। डेप्रिसिएशन तो पता ही है तुम लोग को, डेप्रिसिएशन क्या होता है। एमोर्टाइजेशन मतलब कि कोई खर्चा को हम लोग कितना साल में राइट ऑफ कर रहे हैं। जैसे वो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स था ना, 30,000 था, हम पहला साल 10,000 राइट ऑफ किया तो उसको बोलता है एमोर्टाइज करना, पीएल में लेके जा रहा है। ठीक है ना।
आ जाओ, परचेज ऑफ गुड्स कहाँ पे आएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, गुड्स परचेस कर रहा है, तो गुड्स परचेस कर रहा है मतलब अपना स्टॉक इन ट्रेड, हम लोग स्टॉक कर रहे हैं सामान को, और वो भी परचेस हो रहा है। ट्रेड मतलब बिजनेस, बिजनेस के लिए जो स्टॉक हम लोग खरीद रहे हैं उसको बोल दिया परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है ना। सैलरी एंड अलाउंसेस टू स्टाफ, सैलरी अलाउंसेस तो ये आ गया अपना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। इंटरेस्ट अर्नड, अर्न किया, दिया नहीं है, अदर इनकम में आ जाएगा, इंटरेस्ट अर्न अदर इनकम। डिविडेंड रिसीव, ये भी अदर इनकम। इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट, हम लोग इंटरेस्ट पे किया, जो पब्लिक लोग उनको लोग को पैसा दिया था, तो ये फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा, हम लोग पीपल आदमी लोग से फाइनेंस करवाया था, उसका पैसा, उस पर इंटरेस्ट हम लोग दे रहे हैं, खर्चा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कहाँ आता है, एम्प्लॉय लोग को देते हैं, ठीक है ना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। सेल ऑफ स्क्रैप अदर इनकम, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट अच्छा, हम लोग का खर्चा क्या क्या था, एक तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड था, उसके बाद अपना फाइनेंस कॉस्ट था, उसके बाद डेप्रिसिएशन कॉस्ट था, उसके बाद अपना क्या था, अदर एक्सपेंसेस। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी है, ये ना तो सैलरीज है, ना फाइनेंस का पैसा है, इंटरेस्ट का हम लोग को जो देना है, ना डिप्रिसिएशन का पैसा है, और ना परचेज का खर्चा है, कहाँ जाएगा लास्ट में, अदर एक्सपेंस। ये हेडिंग अभी तुम लोग को सिखा रहा है क्या क्या हेडिंग में आएगा, ठीक। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, कोई भी फिक्स एसेट को सेल कर दिया, उससे हम लोग का प्रॉफिट हो गया, तो वो बिजनेस का, हम लोग बिजनेस में हर साल बेचते रहेगा क्या स्टॉक, क्या बोलता है, फर्नीचर कभी कभार बेचेगा, उससे हम लोग को थोड़ा प्रॉफिट हो गया, जितना दाम है उससे थोड़ा ज्यादा में बेच दिया, तो ये अदर इनकम में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा प्रॉफिट में सेल कर दिया, ये भी अदर इनकम में आ जाएगा, ठीक है। सेल्स कहाँ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, डिविडेंड रिसीव्ड अदर इनकम में, कैरियज इनवर्ड अदर एक्सपेंसेस में, ठीक है। गुडविल एमोटाइज, वर्ड ही आ गया एमोटाइज, तो ये डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस में आएगा, डेप्रिसिएशन भी सेम उसी में जाएगा। ऑडिट फीस अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक से जो हम लोग लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट, ये कहाँ जाएगा, ये दिया, बैंक से तो लोन ले रहा है, बैंक हम लोग से कभी लोन लेगा क्या, फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है ना। बोनस टू स्टाफ, हाँ वही, बोनस टू स्टाफ, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इंटरनेट एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस, मटेरियल परचेज, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है ना, मटेरियल परचेज कर रहा है तो स्टॉक इन ट्रेड आए। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अदर एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स एमोटाइज, ये एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस में चला जाएगा, ठीक है ना। सेल्स आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, फाइनेंस, डिविडेंड रिसीव, ठीक है, बोनस टू स्टाफ, ठीक है, कैरेज इनवर्ड, इंटरनेट एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में आ गया, गुडविल एमोटाइज, एमोटाइजेशन में आ गया, रॉ मटेरियल्स परचेज, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम, या कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड भी आ सकता है, ठीक है। रॉ मटेरियल्स दिया ना, रॉ मटेरियल्स किस में आता है, मैन्युफैक्चरिंग में आता है, और में भी रॉ मटेरियल्स दिया था क्या, खाली मटेरियल परचेज दिया, अच्छा मटेरियल परचेज दिया ना तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में डाल देना, ठीक है ना। बट अगर खाली गुड्स परचेज देता तो वो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में आएगा। डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन में, लॉस और ऑडिट फीस अदर एक्सपेंसेस में, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, हाँ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, फाइनेंस कॉस्ट, क्यों डिवेंचर फाइनेंस कॉस्ट में आ रहा है, डिवेंचर एक तरह का लोन है, ठीक है, इसलिए वो फाइनेंस कॉस्ट में आ गया, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, ये भी फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा, डिवेंचर जो लोन हम लोग लिया था उस पर इंटरेस्ट दे रहा है। स्टाफ एंड सैलरी पेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, अच्छा अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा है किसका बना रहा है, फाइनेंशियल कंपनी क्यों, क्या हो गया, वो गलत लिखा, इंटरेस्ट होगा, फाइनेंशियल कंपनी क्या हो गया, बैंक। अच्छा बैंक का मेन काम क्या है, बैंक सामान खरीदता बेचता है क्या, मेन बिजनेस उन लोगों का इनकम कहाँ से आता है, किसी को लोन दिया तो उससे इंटरेस्ट आया, तो ये
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आ जाएगा, बैंकिंग अगर हुआ तो। समझ गया विकास? आज अगर तुम्हारा मोबाइल का दुकान है, तुम्हारा मेन काम क्या है? मोबाइल खरीदना बेचना। बट अगर तुम अपना नाम पे एक बैंक बना लिया, एक तो विकास बैंक, विकास जो तो That's finance. आसाम ग्रामीण विकास बैंक जो है, तो उसमें मोबाइल खरीदना बेचना करेगा क्या? मेन उसका इनकम कहाँ से होगा? लोन देके, और लोन से जो इंटरेस्ट आया उससे। तो जो इंटरेस्ट मिला है ये अदर इनकम में नहीं चला जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। बिजनेस चेंज हो गया तो अपना इनकम भी थोड़ा अलग हेड में चला जाता है। कंट्रीब्यूशन टू सुपरनेचुरल फंड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वो लोग का काम भी तो रहता है इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना बैंक का, ठीक है। प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अदर इनकम। ग्रेचुटी पेड एम्प्लॉय, ग्रेचुटी भी एम्प्लॉय को दिया जाता है। डिविडेंड रिसीव्ड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। वो लोग शेयर्स भी तो खरीदते हैं बैंकों। अच्छा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम एंड टोटल रेवेन्यू फॉर द कंपनी कैरिंग ऑन ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है, ट्रेडिंग का बिजनेस है। सेल्स कितना बोल दिया? नहीं, बिजनेस सारा ट्रेडिंग थोड़ी ना होता है। सेल्स बोल दिया 22 लाख, सेल्स रिटर्न बोल दिया 90,000, तो 22 लाख से 90,000 माइनस करके बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। ठीक है, सेल ऑफ स्क्रैप अदर इनकम में चला जाएगा, सेल ऑफ स्क्रैप अदर इनकम में आएगा, टोटल इनकम यहाँ पे आ गया। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000, प्रॉफिट ऑन अदर इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 20,000, ये भी मिला है, बैंक में डिपॉजिट किया तो उसका इंटरेस्ट मिला है। हाँ? तो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट आ गया यहाँ पे। डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी अदर इनकम में आ गया, डिविडेंड रिसीव्ड। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, हम लोग आज मेरा जो कंपनी है वो किसी और कंपनी का डिबेंचर्स नहीं खरीद सकता, तो उसके लिए तो लोन हुआ, बट मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट हो गया ना। ठीक है, तो उस पर अपने को इंटरेस्ट मिला, ये सब सारा क्या हो गया? अदर इनकम में आ गया। ठीक है ना, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 21,89,000। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, परचेज से परचेज रिटर्न माइनस होगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा फॉर्मूला है बताओ? मेरा फेवरेट चॉकलेट वाला, याद है? स्टार्टिंग में इतना चॉकलेट है, तुम इतना और खरीद लिया, तुम्हारे पास लास्ट में इतना बचा है, तो तुम कितना खा लिया? याद है कि भूल गया? आज पापा पैसा दिया था क्या तुमको? हाँ, दिया? सुबह कितना था तुम्हारे पॉकेट में पैसा? हाँ, 200। पापा आज कितना दिया फिर? +50। ठीक है, तुम्हारे पास कितना है? 250। अभी पॉकेट में कितना है? 150। अभी तुम्हारे पास है 150। अभी ये ध्यान रखना, ये ओपनिंग हो गया, 150 ही मान लो, 5 रुपीज़ का नहीं होगा ऐसा। ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया तुम्हारे पास 200, ये परचेज हो गया, पापा दे दिया। ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, अभी तुम्हारे पॉकेट में इतना है, खर्चा कितना कर दिया? खर्चा कर दिया मतलब कंज्यूम कर लिया ना तुम वो। हाँ, तो वो हो गया ना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। समझ गया? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, परचेज से परचेज रिटर्न। पापा से पापा बोल दिया एक बार, दो ना 20-30 रुपया वापस से दे दो, पापा मांग लिया, कभी कभी होता है ना, सुबह 100 रुपया दे दिया, वापस से 1-2 घंटा बाद वापस से मांग लिया, होता है कि नहीं होता है? तो वो परचेज रिटर्न हो गया। ठीक है ना, अब आ जाओ इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हो गया ये अप्रैल 1 2020 को, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। परचेज इतना कर लिया, परचेज रिटर्न इतना माइनस हो गया, माइनस हो जाएगा। स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट यूज, ये इतना यूज हो गया, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट, ये विकास को अच्छे से पता होगा क्या होता है ना, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। लुब्रिकेंट्स परचेज एंड यूज, इतना का लुब्रिकेंट्स यूज किया, और इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स इतना है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना था? 240। परचेज इतना किया, परचेज से परचेज रिटर्न माइनस करके बाहर आ गया, टोटल कितना है अपने पास? इतना। उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दिया, तो इतना अपने पास बच गया, नहीं कंज्यूम कर लिया। ठीक है,
चेंजेस इन इन्वेंट्री, इसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मान लो कि ओपनिंग स्टॉक है 1,00,000 रुपया, क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 रुपया, तो चेंजेस इन इन्वेंट्री कितना आएगा? 50,000। तो 1,00,000 है, हम 10,000 समझ। अगर ओपनिंग स्टॉक है 1,00,000 रुपया, क्लोजिंग स्टॉक है 1,20,000, तो चेंजेस इन इन्वेंट्री कितना आएगा? 20,000। लॉस नहीं है, प्रॉफिट है वो। क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 है। अरे देख लो, जब अपना पीएल अकाउंट बनता है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आ गया, यहाँ पे परचेज आ गया, सेल्स आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ठीक है ना। तो हम सेल्स तो यहाँ पे लिख दिया, कहाँ? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिख दिया। परचेज भी हम यहाँ पे लिख दिया। ऑब्वियस बात है, क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा होगा, क्योंकि सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तभी प्रॉफिट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बट यहाँ पे हम लोग जो लिया है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, इसमें मतलब हम लोग फॉर्मूला क्या लिया? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक है 1,00,000 रुपया, क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है अपना। तो अपना क्या हो जाएगा? चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में यहाँ पे 50,000 आ जाएगा, मतलब वो खर्चा हो गया, खर्चा में दिखेगा। बट वहीं पे अगर ये उल्टा हो जाए, 50,000 ओपनिंग स्टॉक है माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 रुपया है, तो यहाँ पे भी तो अपना क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 रुपया होना चाहिए। ये ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो प्रॉफिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। अच्छा, ये माइनस पे कितना? 50,000 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब हम यहाँ पे माइनस 50,000 लिखेगा। अच्छा, ये माइनस 50,000 हम कहाँ कर रहा है? खर्चा में माइनस कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मतलब खर्चा को कमा दिया ना। अगर पॉजिटिव बैलेंस होता तो वो खर्चा में होता। हाँ, समझ। नहीं समझा तुम लोग। ओपनिंग स्टॉक मान लो 100 रुपया का, देख लो ओपनिंग स्टॉक 100 रुपया का है, परचेज किया और 500 का 600, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में रख लो, क्लोजिंग स्टॉक में रखो 50 रुपया एक बार, ठीक है। अच्छा, हम लोग कितना का सामान बेच दिया? 600, 550 का सामान बेच दिया, 550 को 750 में बेच दिया, 650 में बेच दिया, ठीक है ना। एक बार को मान के चलो, यहाँ पे कितना हुआ? 700, यहाँ पे 600, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 100 रुपया हुआ, ठीक है। अब बैठा दो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 650, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 500, चेंजेस इन इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक मतलब 50, चेंजेस इन इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक सब डाल दिया, 1 2 3 चारों आइटम आ गया। अच्छा, 600 650 रुपया इनकम माइनस 500 कितना हुआ? 150, उसमें से और 50 और माइनस करो, कितना बचा प्रॉफिट? 100 बचा, आ गया ये 100 रुपीज प्रॉफिट। मान लो ये 50 की जगह 150 है, अब क्या होगा? 150 की जगह 150 है, तो प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पे? 650 700 800 हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये 800 हुआ, ये भी 800 हुआ, और प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। फिर होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो इतना ही रहेगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इतना ही रहेगा। अब चेंजेस इन इन्वेंट्री क्या हो जाएगा? -50, -50, 100 माइनस 150, अच्छा, -50 में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ओपनिंग स्टॉक कितना है? 100, ओपनिंग स्टॉक 100, क्लोजिंग स्टॉक 150, तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस वाला ज्यादा बड़ा है तो -50 हो जाएगा। -50 हुआ, इसका मतलब हम खर्चा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? क्योंकि ये खर्चा का पार्ट में माइनस हो रहा है। तो अब यहाँ पे कितना बचा? 450 बचा, बचा कि नहीं बचा? 500 माइनस 50, 450, प्रॉफिट कितना हुआ? 650 माइनस 450, ये आ गया 200 का, समझ गया। क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा होगा, देखो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम लोग खर्चा का पार्ट में ले रहा है। अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो अपना प्रॉफिट क्या होता है? कम हो जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक अगर साइड हायर है तो पॉजिटिव बैलेंस दिखाएगा, बट अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर हायर है तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। प्रॉफिट बढ़ने के लिए हमको खर्चा कमाना पड़ेगा, इसलिए ये खर्चा का पार्ट में, ये एक्सपेंस पार्ट है ना पूरा, ये इतना, ये तो एक्सपेंस लिख दिया ना, ये सारा एक्सपेंस है। तो खर्चा अगर माइनस हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? खर्चा कम हो रहा है, तभी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। समझ गए अंजू?
द डिफरेंस में बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. इफ द ओपनिंग फिगर इज मोर, ये अगर ज्यादा है देन द क्लोजिंग फिगर, इट इज कॉल्ड ए पॉजिटिव चेंज और डिफरेंस. फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग, ये बता ही दिया तुम लोग को अभी, ठीक है ना. अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स का फिनिश्ड गुड्स के साथ क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ एडजस्ट होगा. वर्क इन प्रोग्रेस का वर्क इन प्रोग्रेस के साथ और रॉ मटेरियल्स का रॉ मटेरियल्स के साथ. ठीक है, यहाँ पे दे दिया देखो. Determine the amount to be shown in the statement of profit and loss against changes in inventories of finished goods, work in progress and cost of materials consumed. अच्छा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश, ओपनिंग स्टॉक कौन सा होगा? हाँ यही होगा. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग स्टॉक. ये रॉ मटेरियल्स का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक. परचेज इतना किया रॉ मटेरियल्स, परचेज रिटर्न है इतना रॉ मटेरियल्स. अच्छा, रॉ मटेरियल्स का ना हम लोग कंज्यूम करता है वो आता है, इतना ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वो नहीं. ठीक है ना. अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 90,000. वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस किया माइनस 70,000, दोनों में प्लस किया तो कितना आया? 20,000. प्लस 90 है माइनस 70 है तो 20,000 आ गया. अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम कितना है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, परचेज से परचेज रिटर्न माइनस लेस क्लोजिंग स्टॉक, कितना आया? ये 4,20,000, ये दोनों से माइनस किया तो 755, 755 से ये चला गया कितना? टोटल हो गया 11,75,000. उसमें से 3,60,000 माइनस किया तो 8,15,000 आ गया. ठीक है.